अगर आपको विज्ञान से डर लगता है और आपको विज्ञान में टॉप भी करना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड के एम डी सहारनपुर। और आज हम विज्ञान को कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि आपको समझ भी आए बहुत ज़्यादा, मज़ा भी आए बहुत ज़्यादा और आपके नंबर भी आए बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास यूपी बोर्ड का कक्षा 7 का विज्ञान और इसमें आज हम पढ़ेंगे इकाई नंबर 8। 7 चैप्टर हम पूरे कर चुके हैं। आज हमारे पास कौन सा चैप्टर है? 8वां चैप्टर है। हमारे चैप्टर का नाम है जीवों में श्वसन। क्या है? जीवों में श्वसन। तो इस पूरे चैप्टर में हम जीवों में श्वसन के बारे में बात करेंगे। जैसे आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हो, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य के क्या हैं? ये फेफड़े हैं। मनुष्य के फेफड़े कह सकते हो या फुफ्फुस कह सकते हो या लंग्स कह सकते हो। और इसमें ये श्वास नली जा रही है जो 2 छोटे भागों में बंट जाती है। एक श्वास नली जाती है बाएं वाले फेफड़े में, एक दाएं वाले फेफड़े में जाती है। तो जब आप फेफड़ों के अंदर जो ये 2 अलग अलग नलियां प्रवेश करती हैं, इन्हें हम कहते हैं श्वसनिकाएं। क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। तो श्वसनिकाओं को जब अंदर देखोगे आप फेफड़े के अंदर, लास्ट में इनकी ओपनिंग कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है। तो ये जो है लास्ट में इस तरीके से जुड़ी होती है रक्त कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है। जो हमारी रक्त की केशिकाएं होती हैं, बहुत पतली नलियां होती हैं, उनके साथ जुड़ी होती हैं और इस तरह इनकी ओपनिंग होती है फेफड़े के अंदर। इन्हें आप वायु कोश भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वायु कोश। तो इस चैप्टर में एक तो मनुष्य में श्वसन क्रिया कैसे होती है और फेफड़ों के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे डिटेल में। और जैसे मछली है, मछली श्वसन कैसे करती है? मछली श्वसन करती है गलफड़ों द्वारा या गिल्स द्वारा, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात हमें करनी है। पौधे श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? पौधे श्वसन क्रिया करते हैं रंध्रों के द्वारा, जिन्हें आप स्टोमेटा भी कहते हो। पत्ती की निचली सतह पर बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों को आप रंध्र कह सकते हो, पर्णरंध्र, या फिर आप स्टोमेटा कह सकते हो। तो पेड़ पौधे स्टोमेटा के द्वारा या पर्णरंध्र के द्वारा वो गैसीय आदान प्रदान करते हैं, यानी श्वसन क्रिया करते हैं। इसी तरीके से यदि केंचुए को आप देखते हो तो केंचुआ क्या करता है? केंचुआ अपनी त्वचा के द्वारा ही श्वसन क्रिया करता है। ठीक है। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन को तो हम ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, चाहे कोई भी जीव हो, चाहे जंतु हो या पेड़ पौधा हो। हमें इसके बारे में यही बातें इस चैप्टर में करनी है कि श्वसन क्रिया क्या होती है और श्वसन क्रिया कौन से जीव में किस प्रकार होती है। हम इसे बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। हमारा टारगेट है लगभग 30 मिनट का। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो देखो, यह है हमारे पास कक्षा 7 का विज्ञान इकाई नंबर 8, जीवों में श्वसन। जीवों में श्वसन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अंतः श्वसन या निश्वसन किसे कहते हैं। अंतः श्वसन या निश्वसन का मतलब होता है बाहर से वायु को फेफड़ों में भरना। ऑक्सीजन होनी चाहिए उस वायु में, उसे फेफड़ों में भरने की क्रिया को ही हम कहते हैं अंतः श्वसन या निश्वसन। तो वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निश्वसन कहते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपको पता होना चाहिए उच्छ्वसन या निःश्वसन। देखो, ये तो है निश्वसन और ये है निःश्वसन। निःश्वसन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को अपने फेफड़ों से, शरीर से बाहर निकालना। तो सांस को अंदर भरना क्या है? निःश्वसन। और सांस को बाहर छोड़ना क्या है? निःश्वसन। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है। तो यहां क्या है? निःश्वसन या उच्छ्वसन का मतलब फेफड़ों की CO2 युक्त वायु को, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्छ्वसन या निःश्वसन कहते हैं। तो ये होता है निःश्वसन। ठीक है। ये दोनों बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। चलो, अब हमें पता होना चाहिए श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन। तो वास्तविकता में श्वसन का मतलब ये नहीं है जो हमने अभी पढ़ा है। निःश्वसन का मतलब तो हवा को फेफड़ों में भरना और निःश्वसन का मतलब हवा को फेफड़ों से बाहर निकालना नाक के जरिए। पर श्वसन का असली मतलब पता क्या है? श्वसन का असली मतलब यह है कि जब आपने फेफड़ों में हवा भरी, उसमें ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन को रक्त ने उठा लिया और ऑक्सीजन को रक्त उठाकर कहाँ ले जाएगा? कोशिकाओं में ले जाएगा। कोशिकाओं में क्या है? ग्लूकोज है, यानी पचा हुआ भोजन।
उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी, यानी आप कह सकते हो कि ग्लूकोज को तोड़ दिया जाएगा या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा और उससे आपको प्राप्त होगी ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। तो ऊर्जा को तो एकत्र कर दिया जाएगा, कोशिकाओं के अंदर ही इकट्ठा कर दिया जाएगा। आपको पता है कि हमारी जो श्वसन क्रिया में जो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करती है ना हर एक कोशिका में जाकर, वास्तविकता में यही श्वसन क्रिया होती है। इसे आप कह सकते हो कोशिकीय श्वसन। क्या कह सकते हो? कोशिकीय श्वसन। और श्वसन क्रिया वास्तविकता में हर एक कोशिका में होती है। जो हम सांस लेते हैं ना, तो हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में बहुत सारी गैसें भरती हैं। जो भी हवा में गैस है वे सारी भरेंगी, नाइट्रोजन भी भरेगी, ऑक्सीजन भी भरेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी भरेगी। पर उनमें से सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है हमारे शरीर को। तो हमारा जो ब्लड है, खून है, वो उन सभी गैसीय मिश्रण में से, उन सभी गैसों में से केवल ऑक्सीजन को उठा लेता है। और ऑक्सीजन को जब वो उठाएगा तो उठाकर कहाँ ले जाएगा? ऑक्सीजन को उठाकर ले जाएगा कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में पहले से क्या है? कोशिकाओं में पहले से है ग्लूकोज। तो वो ऑक्सीजन जो गैस है वो क्रिया करेगी उस ग्लूकोज के साथ जो कोशिकाओं में पहले से उपस्थित है। और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करेगी तो उससे ऊर्जा बनेगी, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, उससे जलवाष्प बनेगा। ऊर्जा को इकट्ठा कर दिया जाएगा कोशिका के ऊर्जा गृह में या पावर हाउस में, जिसे आप कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा तो वहां इकट्ठी हो जाएगी। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को फिर दोबारा से खून वहां से उठा लेगा, ब्लड उठा लेगा हर एक कोशिका से, और उठाकर फिर दोबारा कहाँ पहुंचेगा? फेफड़ों में। और फेफड़ों में लंग्स में पहुंचकर कार्बन डाइऑक्साइड को और उत्सर्जी पदार्थों को और जलवाष्प को वो छोड़ देगा और फेफड़ों से उन्हें हम बाहर निकाल देंगे। तो ये जो संपूर्ण क्रिया है, इस संपूर्ण क्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। मतलब श्वसन का जो असली पॉइंट है वो कोशिका में जाकर होगा। श्वसन क्रिया असली में, वास्तविकता में कोशिका में जाकर होगी। तो देखो क्या है, अंतः श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन। अंतः श्वसन का मतलब जब ऑक्सीजन आपने फेफड़ों में भरी, जब गैस फेफड़ों में भरी, ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से, यानी खून उस ऑक्सीजन को उठा लेगा रक्त के माध्यम से प्रत्येक कोशिका में पहुंचकर। अब वो ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी? हर एक कोशिका में पहुंचेगी। भोजन को तोड़ती है। भोजन का मतलब यहां क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को तोड़ती है, जिससे ऊर्जा तथा CO2 बनते हैं। ऊर्जा भी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, वैसे बनेगी तो जलवाष्प भी। ठीक है बेटे, जलवाष्प भी बनेगी। CO2 युक्त वायु यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु रक्त द्वारा फेफड़ों में पहुंचकर निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। तो श्वसन का मतलब ये सब कुछ है। श्वसन का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने सांस ले लिया और सांस छोड़ दिया, ये नहीं है श्वसन का मतलब। जब आपने सांस लिया है यानी फेफड़ों में हवा भरी है, तो उस सारी हवा में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और भी बहुत सारी गैसें हैं जो वहां की हवा में उपस्थित होंगी। उनमें से सिर्फ किसकी जरूरत है? कौन सी गैस की जरूरत है? हमारे खून को, ऑक्सीजन की। तो उस सभी गैसीय मिश्रण में से खून सिर्फ ऑक्सीजन उठाएगा और ऑक्सीजन को उठाकर कहाँ ले जाएगा? कोशिका तक। कोशिका में वो ऑक्सीजन जाकर क्या करेगी? जो पहले से भोजन कोशिकाओं में है यानी ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ क्रिया करेगी, यानी ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देगी या फिर उसका ऑक्सीकरण करेगी, और उसके ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और जलवाष्प मिलेगी। ऊर्जा को तो वहीं इकट्ठा कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को खून वहां से उठा लेगा और उठाकर फिर दोबारा फेफड़ों में आकर छोड़ देगा और फेफड़ों से उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। इस सारी क्रिया को ही हम श्वसन कहते हैं। अब चलते हैं हम आगे, देखो जरा। उच्च वसन में निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये सिद्ध करने के लिए आ जाता है कि आप इस बात को कैसे सिद्ध कर सकते हो कि जो सांस आप बाहर छोड़ते हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खासियत होती है कि ये चूने के पानी को सफेद कर देती है। सफेद का मतलब दूधिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कैसा कर देती है? दूधिया कर देती है। इस चीज का ध्यान रखना। तो मान लो आपके पास जो है ना, एक परखनली लेंगे हम, उस परखनली में लेंगे हम चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप इसे कह सकते हो, चूने का पानी कह सकते हो। ये आपने ले लिया एक परखनली में और इसमें लगा दिया एक स्ट्रॉ यानी पाइप, जिससे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो।
और फिर आपने इसमें फूंक मारी मुंह से। जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप उसमें फूंक मारोगे तो ये चूने का पानी, वैसे तो नॉर्मली पानी जैसा ही लगता है, पर फूंक मारने पर ये चूने का पानी कैसा हो जाता है? सफेद रंग का, दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी को दूधिया या सफेद करने की क्षमता सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में है। आपने फूंक मारी और वो चूने का पानी दूधिया हो गया, सफेद हो गया। इससे ये बात सिद्ध होती है कि आपने जो फूंक मारी है, जो मुंह से हवा छोड़ी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, क्लियर होगी बात। देखो यहाँ यही लिखा हुआ है, हमें सिद्ध करना था कि उच्च वसन में निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हमने क्या करा, एक परखनली में चूने का पानी लेकर उसमें स्ट्रॉ से फूंक मारने पर चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। CO2 हमारे मुंह से निकल रही है, जब तो चूने का पानी दूधिया हुआ होगा। तो इस प्रैक्टिकल से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं कि जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं, यानी उच्च वसन होता है या निहि श्वसन होता है, उस बाहर छोड़ने वाली गैस में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमें पता होना चाहिए श्वसन दर। श्वसन दर, कोई मनुष्य 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता और छोड़ता है उसे श्वसन दर कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या? कोई भी मनुष्य 1 मिनट में जितनी बार सांस लेगा और छोड़ेगा, लेना और छोड़ना एक ही चीज है, ध्यान रखना। सांस लिया और छोड़ा, यानी एक बार आपने श्वसन कर लिया, तो उस गिनती को हम कहते हैं श्वसन दर। यहां लिखा हुआ है कि सामान्य स्थिति अथवा विराम अवस्था में श्वसन दर 15 से 18 होती है। तो सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 15 से 18। सामान्य श्वसन दर 15 से 18 होती है। अधिक श्रम या वाला कार्य करने पर, यानी बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करने पर श्वसन दर 25 तक बढ़ जाती है। यानी 1 मिनट में 25 बार सांस लेने लगते हैं यदि बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम कोई व्यक्ति करता है। सामान्यतः श्वसन दर 15 से 18 होती है। फिर एक हेडिंग लिखी हुई है नोट, और आपको पता है जहां भी नोट या ब्लॉक आता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां लिखा हुआ है, अंतः श्वसन एवं निहि श्वसन में वायु की मात्रा को नापना श्वास मापन कहलाता है। तो कोई पूछता है श्वास मापन क्या है? तो अंतः श्वसन और निःश्वसन में वायु की मात्रा को नापा जो जाता है, कितनी वायु इस्तेमाल करी, उस क्रिया को हम कहते हैं श्वास मापन। इसे श्वास मापी यंत्र या स्पाइरोमीटर द्वारा नापा जा सकता है। तो एक यंत्र है जिससे पता चलता है कि आप एक बार सांस लेने में कितनी वायु इस्तेमाल कर रहे हो, उसे नापने को हम कहते हैं श्वास मापन। और वो किससे नापा जाता है? श्वास मापी यंत्र के द्वारा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्पाइरोमीटर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि क्या होता है स्पाइरोमीटर, या स्पाइरोमीटर का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमें पता होना चाहिए श्वसन की आवश्यकता। मतलब ये जो पूरी दुनिया है, प्रकृति है, इसमें वास्तविकता में श्वसन की आवश्यकता क्यों है? क्यों है श्वसन की जरूरत? श्वसन की जरूरत वास्तविकता में इसलिए है जिससे हम वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनका संतुलन बना रहे। अब आप कहोगे कि सर संतुलन कैसे बना रहे? देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमें जरूरत किसकी है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को तो हम ग्रहण करते हैं और निकालते किसे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत है पेड़ पौधों को, क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ पौधे क्या करेंगे? पेड़ पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ेंगे। उस ऑक्सीजन को फिर सभी जीव श्वसन क्रिया में ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ेंगे। तो ये संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है, इसलिए श्वसन क्रिया होनी बहुत जरूरी है। तो यहां लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन बनती है। यही ऑक्सीजन हम श्वसन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग, यानी जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की उसका उपयोग पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पुनः करते हैं। अतः वायुमंडल में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की निरंतरता बनी रहती है। तो श्वसन क्रिया का एक आवश्यकता और एक
फायदा ये है कि वायुमंडल में ना तो ऑक्सीजन की अधिकता हो रही है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की, क्योंकि ऑक्सीजन सबको सांस लेने के लिए चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हरे पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए चाहिए। ठीक है, हम बना रहे हैं या सभी जीव श्वसन क्रिया में छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में छोड़ रहे हैं ऑक्सीजन। क्लियर बात? तो ये बैलेंस संतुलन बना हुआ है, बहुत बढ़िया, और यही आवश्यकता है। देखो यहाँ एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके, कोशिका में उपस्थित जो ग्लूकोज है, मैंने बताया था कि कोशिका में क्या इकट्ठा होता है, ग्लूकोज एकत्र होता है कोशिका में। श्वसन क्रिया में ली गई ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 व जल में टूटता है। अभी बताया था ना कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ग्लूकोज टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में, जिससे ऊर्जा भी मुक्त होती है, ऊर्जा भी मुक्त होती है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ लिखा हुआ है ये सब बच्चों को याद होना चाहिए और इसका मतलब भी पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जल वाष्प या जल बनेगा और साथ में निकलेगी ऊर्जा। ये बात यदि आपको पता है तो आप समझ जाओगे कि श्वसन क्रिया में वास्तविकता में क्या होता है। क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये है श्वसन क्रिया जो कोशिका में होती है जाकर। और इस क्रिया को करने के लिए ही फेफड़े ऑक्सीजन को कहां तक पहुंचाते हैं? कोशिकाओं तक। कौन पहुंचाता है? खून पहुंचाता है फेफड़ों से उठाकर। तो खून का काम तो इस क्रिया के लिए ऑक्सीजन को उपलब्ध कराना है। हर एक कोशिका में होती है ये क्रिया। तो अब हम पहुंचे हैं अगले टॉपिक पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव का श्वसन तंत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव का श्वसन तंत्र आप चित्र में देख पा रहे होंगे। यहाँ जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको पता है कि ये जो रास्ता है, ये वाला रास्ता, ये नाक का, जिसे कहते हैं नासा द्वार। नासा द्वार, नासा, नाक के छिद्र जो होते हैं उन्हें नासा द्वार कहते हैं। कितने होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। नासा गुहा, हमारे नाक के अंदर जो खाली जगह होती है, जो पाइप होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नासा गुहा। फिर उसके बाद आती है ग्रसनी। ग्रसनी ये है, देखो ये जो गर्दन वाली नली है यही तो खाने की नली है और यही सांस लेने की नली है। दोनों नलियां कॉमन हैं, एक ही चीज है, इसे हम कहते हैं ग्रसनी। उसके बाद गर्दन से लेकर और यहाँ फेफड़ों तक, इसके बीच की जो नली है ये वाली, यहाँ से यहाँ तक की नली है, इसे हम कहते हैं श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। और श्वास नली आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है जिन्हें हम कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? श्वसनी। और श्वसनी फिर आगे जाके फेफड़ों में चली जाती हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने चित्र में आपको दिखाया था। ये दोनों हमारे क्या हैं? फेफड़े। तो ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। यदि आपको मानव का श्वसन तंत्र का चित्र बनाने के लिए परीक्षा में आता है तो ये वाला चित्र आपको बनाना आना चाहिए। और ये आपको पता होना चाहिए कि श्वसन तंत्र में निम्न अंग होते हैं। नंबर 1 नासा द्वार। नासा द्वार का मतलब नाक के छिद्र, 2 छिद्र हैं। नंबर 2 नासा गुहा। नासा गुहा का मतलब नाक के अंदर जो छिद्र के बाद खाली जगह है उसे कहते हैं नासा गुहा। नंबर 3 ग्रसनी। ग्रसनी वो नली है जो गर्दन में को होकर जाती है, खाने की नली भी यही है और सांस लेने की नली भी यही है। नंबर 4 श्वास नली। श्वास नली गर्दन से नीचे जाकर फेफड़ों तक जो जाती है, इस वाली नली को हम कहते हैं श्वास नली। और फिर नंबर 5 पर क्या है? फेफड़े। फेफड़े तो आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, ये तो बायां है और ये तो दायां है। आप इस वाली लाइन को देख पा रहे हैं? इस वाली लाइन को। बाएं फेफड़े के तो 2 भाग होते हैं और दाएं फेफड़े में देखो एक लाइन तो यह है और एक ये है। दाएं फेफड़े में 3 होते हैं हिस्से, 3 भाग में बटा होता है दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा सिर्फ 2 भागों में बटा होता है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नासा द्वार। नासा द्वार आपको पता ही है क्या है। यदि कोई पूछता है नासा द्वार क्या है, तो नासिका पर उपस्थित 2 छिद्रों को नासा द्वार कहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नासा गुहा। नासा गुहा में छोटे छोटे बाल व श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। मतलब श्लेष्म का मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ। हमारा नाक की जो अंदर की गुहा है वो
वो कैसी होनी चाहिए, वो श्लेष्म उसके अंदर होना चाहिए, मतलब वो बिल्कुल सूखा हुआ नहीं होना चाहिए नाक, अंदर से थोड़ा उसके अंदर नमी होनी चाहिए, वो थोड़ा गीला होना चाहिए। ठीक है, ये जो चिपचिपा पदार्थ नाक में से निकलता है उसे हम श्लेष्म कहते हैं, और श्लेष्म जिन ग्रंथियों से निकलता है उन्हें कहते हैं श्लेष्म ग्रंथियां। सामान्य रूप से रहना चाहिए, पर जब जुकाम हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है, वो एक अलग बात है। सामान्य रूप से हमारा नाक अंदर से सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो नासा गुहा में छोटे छोटे बाल होते हैं, श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिनसे श्लेष्म यानी चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इन दोनों से, बाल से और चिपचिपे पदार्थ से फायदा पता क्या है? ये फायदा है जो धूल के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। तो बाल भी इसलिए हैं और वो चिपचिपा पदार्थ भी इसीलिए है जिससे धूल के कण हमारे सांस के जरिए अंदर ना जाएं। उसके बाद अगला भाग है ग्रसनी। ग्रसनी, ग्रसनी बताया मैंने आपको, ये वाली नली, ये जो खाने की भी वही नली है और सांस लेने की भी वही नली है। ये गर्दन में स्थित नली होती है जिसमें से भोजन और वायु दोनों जाते हैं, भोजन और वायु दोनों जाते हैं इसमें से। फिर है श्वास नली। श्वास नली आपको पता है गर्दन से लेकर और फेफड़ों तक जो जाएगी, गर्दन के बाद की जो नली है जो फेफड़ों में जुड़ेगी बाद में जाकर, उसे हम कहते हैं श्वास नली। यह एक नलिका होती है जो दो श्वसनियों में बंट जाती है। दो श्वसनिया का मतलब दो नलियों में बंट जाती है, एक तो बाएं फेफड़े में जाएगी और एक जाएगी दाएं फेफड़े में। उसके बाद प्रत्येक श्वसनी अपनी अपनी ओर के फेफड़ों में खुलती है। श्वसनी का मतलब वो जो हमारी श्वास नली आ रही थी ना ऊपर से, वो दो हिस्सों में जब बंटती है तो ये तो है श्वास नली और ये दोनों है श्वसनी। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है कि प्रत्येक श्वसनी अपने अपने ओर के फेफड़ों में खुलती है। चलें आगे। अब हमें पता होना चाहिए श्वास नली की बाहरी सतह पर सी आकार के छल्ले होते हैं जो नली को पिचकने नहीं देते हैं। तो जब आप इस नली को देखोगे ना, ये हमारी श्वास नली ऊपर से आई, तो ये ऐसी है ना, ऐसी। इस नली की खासियत ये होती है कि इसमें इस तरह के छल्ले होते हैं अंदर पड़े हुए, इस तरह के छल्ले या स्टंट कह सकते हो आप इन्हें। और इन छल्लों की खासियत ये होती है कि ये सांस की नली को पिचकने नहीं देते, नहीं तो फिर वो पिचक भी सकती है सांस की नली। ठीक है, तो इस तरह के छल्ले उसके अंदर होते हैं। चलो आगे चलते हैं। अब अगला जो हिस्सा है हमारे श्वसन तंत्र का वो है फेफड़े। फेफड़े जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखो, फेफड़े शंकु के आकार के होते हैं। शंकु के आकार का मतलब त्रिभुजाकार मान लो। ये वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। वक्ष गुहा का मतलब छाती के अंदर की जो खाली जगह होती है, छाती को ही तो कहते हैं वक्ष, और गुहा माने खाली स्थान। वक्ष गुहा में जो हमारा हृदय है, हृदय के दोनों तरफ होते हैं एक एक फेफड़े। श्वसनियां फेफड़ों के भीतर असंख्य वायु कूपिकाओं में खुलती हैं। तो जो श्वसनियां हैं, एक श्वसनी इधर गई एक इधर गई, वो आगे जाके छोटी छोटी नलियों में बदल जाएगी, और वे नलियां किस में खुलेंगी? वायु कूपिकाओं में, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने चित्र में दिखाया था। यहीं पर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज यहीं होता है। तो यहाँ एक हेडिंग लिखी हुई है नोट। देखो, नोट आपको समझ जाना चाहिए कि यदि कहीं नोट लिखा हुआ है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, है ना। नोट जहां भी मैं लिखवाता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो क्या बताया, बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझना बिल्कुल। देखो, श्लेष्म जो है, श्लेष्म माने चिपचिपा पदार्थ, वो श्लेष्म ग्रंथियों से स्रावित होता है। श्लेष्म किससे स्रावित होता है, किससे निकलता है? स्रावित होने का मतलब निकलना। किससे निकलता है? श्लेष्म ग्रंथियों से। और नासा द्वार को नम व लसलसा बनाकर रखता है। नम माने नमी युक्त और लसलसा माने चिपचिपा बनाकर रखता है। इससे फायदा ये होता है कि हानिकारक जीवाणु व धूल के कण श्लेष्म में चिपककर नासिका रोम में फंस जाते हैं। रोम का मतलब बाल, नाक के अंदर जो बाल हैं उसमें फंस जाते हैं और हमारे फेफड़ों में नहीं पहुंचते। कौन नहीं पहुंचते? एक तो हानिकारक जीवाणु नहीं पहुंच पाते और एक धूल नहीं पहुंच पाती हमारे फेफड़ों में। यह फायदा होता है श्लेष्म का, ठीक है। और हमारे नाक के अंदर जो बाल हैं उनका ये फायदा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। ये भी नोट का ही दूसरा पॉइंट है, इसलिए इसे भी ध्यान से समझ लेना बिल्कुल। क्या है?
ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर, ग्रसनी का मतलब क्या होता है? ग्रसनी का मतलब खाने की नली और सांस की नली एक ही तो है, एक ही है। तो वहां जो प्रवेश द्वार है, जहां स्टार्टिंग होगी, एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। वो एपिग्लोटिस दिखाई भी देता है। जब किसी बच्चे को कहो ना कि मुंह खोल के आ कर, तो जब वो मुंह खोलकर आ करेगा, उसके मुंह के अंदर ध्यान से देखना, मुंह गुहा में आप, ऊपर से एक घंटी सी लटकी भी दिखाई देगी आपको। वो घंटी सी का नाम ही एपिग्लोटिस है। एक जो है, एक ऊपर से कुछ लटका हुआ दिखाई देगा अलग, वो ढक्कन जैसा, वो ही एपिग्लोटिस है। आप किसी छोटे बच्चे का मुंह खुलवा कर आ करके देखोगे ना, तो एपिग्लोटिस आपको दिखाई देगा, एक ढक्कन जैसा है, उसमें कभी कभी वो घंटी सी हल्की सी दिखाई देती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रसनी और श्वास नली के प्रवेश द्वार पर एक एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, जो खाना खाते समय भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से रोकता है। तो भोजन के कणों को कहाँ नहीं जाने देता? श्वास नली में नहीं जाने देगा, यह एपिग्लोटिस जो है। उसके बाद श्वसन प्रक्रिया। अब देखना, ये जो यहाँ श्वसन प्रक्रिया है, ये हालांकि मैंने आपको सारी समझा दी, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या है। देखो, जो वायु है ना, वायु वो हमारे नासा द्वार से नासा गुहा में प्रवेश करेगी, यानी दोनों छेद जो हैं उसे तो नासा द्वार कहते हैं, और नासा गुहा का मतलब नाक के अंदर का पाइप, खाली जगह। वायु नासा द्वार से नासा गुहा में प्रवेश करेगी, और उसके बाद वायु कहाँ जाएगी? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद वायु कहाँ जाएगी? श्वास नली में, यानी जो गर्दन से नीचे की नली है। श्वास नली से फिर वो दो नलियों में बट जाएगी, जिन्हें आप कहोगे श्वसनिया, एक बाएं और एक दाएं फेफड़े में जाएगी ना। और श्वसनिया कहाँ पहुंचेंगी? फेफड़े में। अब फेफड़े से ऑक्सीजन कौन उठाएगा? रक्त। फेफड़े में तो सारी गैस भरी, नाइट्रोजन भी भरी, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस हवा में थी सारी भर ली, पर उसमें से ऑक्सीजन को कौन उठाएगा? रक्त। और रक्त उस ऑक्सीजन को उठाकर कहाँ पहुंचेगा? कोशिकाओं में। और कोशिकाओं में क्या होगा? कोशिकाओं में पहले से ग्लूकोज होगा, जो उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, और क्या बनेगी? ऊर्जा बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जलवाष्प बनेगी। अब ऊर्जा को तो वहीं इकट्ठा कर लिया जाएगा, बचे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प है, इन्हें रक्त दोबारा उठा लेगा वहां से, कोशिकाओं में से, कि तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, और इन दोनों को उठाकर फेफड़ों में छोड़ देगा, और फेफड़े इन्हें बाहर निकाल देंगे। तो ये संपूर्ण क्रिया होती है श्वसन क्रिया या श्वसन प्रक्रिया। एक बार दोबारा समझा रहा, ध्यान से समझो। हमने पढ़ा, वायु नासा द्वार के द्वारा नासा गुहा में गई, नासा गुहा से ग्रसनी में गई, ग्रसनी में से श्वास नली में गई, श्वास नली से श्वसनियों में, यानी दो नलियों में गई, और फिर गई वायु कहाँ? फेफड़ों में। वायु में सारी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से वायु में होती हैं। फेफड़े में से इन सभी गैसों में से कौन सी गैस को उठाएगा? रक्त। ऑक्सीजन को कौन उठा लेगा? रक्त। ऑक्सीजन रक्त के द्वारा कोशिकाओं में पहुंचेगी, और कोशिकाओं में ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन क्रिया करेगी, जिससे ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा तो इकट्ठी हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जलवाष्प बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को रक्त वापस छोड़कर आएगा फेफड़े में, और फेफड़ों से ये निकल जाएगी बाहर। ये संपूर्ण प्रक्रिया ही श्वसन प्रक्रिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, श्वसन प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ एक नोट लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट। अंतः श्वसन में डायाफ्राम नीचे आ जाता है, जबकि उच्च वसन में डायाफ्राम पुनः ऊपर अपनी जगह पर आ जाता है। देखो डायाफ्राम क्या होता है, मैं बताता हूं। डायाफ्राम बिल्कुल ऐसा है कि मान लो मेरे पास एक ये है, एक मेरे पास एक डब्बा है, मान लो इस तरह का पाइप, मान लो पाइप है मेरे पास, पाइप, और उस पाइप में हमने ऊपर से एक नली इस तरह पाइप लिया और उसे दो हिस्सों में बांट दिया। इसमें भी हमने गुब्बारा बांध दिया एक, इसमें भी गुब्बारा। ये गुब्बारे जो हैं मान लो दो बांध दिए, और यहाँ से इसे पूरा एयर टाइट कर दिया, सील कर दिया, और नीचे हमने इसके ऊपर एक रबड़ इस तरीके से बांध दी, यानी गुब्बारा ही तोड़कर या गुब्बारे को
एक बड़ी सी रबड़ इसे बंद कर दिया नीचे से, ढक्कन को गुब्बारे के द्वारा बंद कर दिया। तो ये जो गुब्बारे के द्वारा बंद किया गया है ना, इसे आप ऐसा ही हमारे शरीर में होता है, जिसे आप डायाफ्राम कह सकते हो। ऐसा होता है गुब्बारे जैसा। जैसे मान लो ये पाइप था, ऊपर से मैंने बंद कर दिया, नीचे इसे एक गुब्बारे से ही बंद कर दिया नीचे से, और इसमें दो अंदर छोटे छोटे गुब्बारे लगा दिए। अब देखना ध्यान से, हमारे जो फेफड़े हैं ना ये दोनों, इन फेफड़ों के नीचे की तरफ भी एक ऐसा क्या कहना चाहिए, एक ऐसी संरचना होती है, जैसे कि यहाँ इस नली के नीचे हमने गुब्बारा को तोड़कर या गुब्बारे को फाड़कर यहाँ बांध दिया, ठीक है, एयर टाइट करने के लिए। तो क्या हुआ, यदि मैं यहाँ से हवा भरूंगा, पाइप से फूंक मारूंगा, तो ये वाला गुब्बारा भी फूल जाएगा, ये वाला भी। और ये जो है, ये जो हमने यहाँ बंद कर रखा है, ये डायाफ्राम नीचे की तरफ को आएगा ना, एकदम नीचे की तरफ को आएगा डायाफ्राम, यानी ये गुब्बारा जो है नीचे की तरफ को फूल जाएगा। आप कई तरीके से इस बात को समझ सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास ये पाइप था ना, ये पाइप बिल्कुल बंद था ऊपर से, हैं, इसमें एक पाइप है, दो पाइप अंदर हैं, एक तो गुब्बारा ये है जिसे फुला नहीं रखा हमने, और इसे भी नहीं फुला रखा, दोनों नॉर्मल हैं। नीचे हमने बांध रखा है यहाँ रबर का परत है, जैसे गुब्बारे को ही बांध दिया। और मैं कह रहा कि मैं तो इस गुब्बारे को पकड़ के बीच में से नीचे खींच दूंगा। यदि मैं इसे नीचे खींच देता हूँ यहाँ से पकड़ के इस तरीके से, तो बताओ इस वाले और इस वाले गुब्बारे में हवा भरेगी या नहीं भरेगी? ये दोनों फेफड़े हैं हमारे। और ये जो नीचे हमने रबड़ बांध रखी है, यहाँ रबड़ बांध रखी है, रबड़ की एक परत या गुब्बारा ही तोड़कर उसे बांध रखा है, उसे बीच में से पकड़ के जब नीचे खींच दिया तो इसमें और इसमें हवा भर जाएगी। तो ये जो हमने यहाँ इस तरह गुब्बारा बांध रखा है ना, ऐसा ही होता है डायाफ्राम। जब हम सांस लेते हैं ना, अंदर खींचते हैं, तो डायाफ्राम नीचे चला जाता है। या फिर ये कहोगी जब डायाफ्राम नीचे चला जाता है तभी हमारे फेफड़ों में हवा भरती है, और जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं तो डायाफ्राम फिर दोबारा से ऊपर आ जाएगा। यदि मैं कहूं कि मुझे तो इस डायाफ्राम को ऊपर करना, तो इन दोनों फेफड़ों में से हवा बाहर निकल जाएगी। यदि डायाफ्राम को नीचे को खींच दिया तो दोनों फेफड़ों में हवा भर जाएगी। यदि यहां से भी आपने पूरा एयर टाइट कर रखा है, सिर्फ इस पाइप में से हवा आ सकती है। तो ये तो हमारी हुई श्वास नली, और ये दोनों हुई श्वसनी, ये दोनों हुए फेफड़े, और नीचे जो हमने इसके ऊपर पूरे मुंह के ऊपर एक गुब्बारा बांध रखा है ऐसे, वो हुआ डायाफ्राम। और डायाफ्राम ऐसा ही होता है बस, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है अंतः श्वसन में, यानी जब आप सांस अंदर लेते हो डायाफ्राम नीचे आ जाता है, नीचे तो आएगा ही डायाफ्राम। जबकि उच्च वसन माने जब सांस बाहर छोड़ते हैं, डायाफ्राम पुनः ऊपर अपनी जगह पर आ जाता है। बताओ समझ में आएगा डायाफ्राम कैसा होता है। यहां एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, देखो, श्वसन क्रिया का जो भाग कोशिका में होता है, कोशिका में पता है ना क्या होता है, कोशिका में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और ऊर्जा बनाता है। तो श्वसन क्रिया का जो भाग कोशिका में होता है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन। तो ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कोशिकीय श्वसन क्या है, और मैंने आपको बताया था कि कोशिकीय श्वसन ही असली श्वसन है। असली श्वसन क्रिया कोशिका में ही होती है। उसके बाद एक पॉइंट है बहुत बढ़िया, देखो, दौड़ने या भारी काम करने पर ऊर्जा अधिक खर्च होती है, ज्यादा ऊर्जा चाहिए, जिसकी पूर्ति के लिए यानी इस एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही ग्लूकोज से क्रिया करके ऊर्जा बनाएगी। अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है, अतः हम हांफते हैं तथा मुंह खुल जाता है, जिससे अतिरिक्त ऑक्सीजन प्राप्त होने लगती है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन हमें तभी प्राप्त होती है, हमें जरूरत है ना एनर्जी की ज्यादा, जितना ज्यादा एनर्जी चाहिए उतनी ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही तो ग्लूकोज से क्रिया करेगी और एनर्जी को प्रोड्यूस करेगी ना। इसलिए हम ज्यादा भारी काम करते हैं, ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वहां। अब देखो अगला क्वेश्चन है, श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। भाई श्वासोच्छ्वास तो होता है सांस अंदर लेना और छोड़ना, भरना छोड़ना, ये तो है श्वासोच्छ्वास। और श्वसन कहाँ होता है? श्वसन होता है वास्तविकता में कोशिका में। ये तो होता है सांस लेना छोड़ना, और ये कोशिका में होता है
जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प और ऊर्जा बनाती है। यह भौतिक यानी फिजिकल प्रोसेस है और ये केमिकल प्रोसेस है। देखो ये सारी बातें पढ़ेंगे। एक तरफ हमने लिख रखा है श्वासोच्छ्वास, एक तरफ लिखा है श्वसन। देखो पहली बात क्या लिखी है, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन युक्त वायु को फेफड़ों में भरा जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है। तो ये कैसी क्रिया है, यांत्रिक क्रिया। और यहां देखना जरा क्या लिखा हुआ है, श्वसन। यह एक रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज व ऑक्सीजन की क्रिया से ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है ना। वो कोशिका में होता है श्वसन वास्तविकता में। और श्वासोच्छ्वास तो कुछ भी नहीं है, सांस लेना छोड़ना है। नंबर 2, श्वासोच्छ्वास यह कोशिका के बाहर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे बाह्य श्वसन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन। और यह कोशिका के अंदर होने वाली क्रिया है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो ये असली श्वसन क्रिया यही है और इसे हम कहते हैं कोशिकीय श्वसन। नंबर 3, इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। इसमें ऊर्जा खर्च होगी और इसमें ऊर्जा बनेगी। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, या आप लिख सकते हो इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये हुआ मनुष्य में श्वसन क्रिया। अब हमें देखना है मनुष्य के अलावा कुछ जीव हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उनमें श्वसन क्रिया कैसे होती है। ठीक है, देखो अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग, इनके क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना हर एक को। जैसे यहाँ सबसे पहले है अमीबा, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में श्वसन प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होती है। तो अमीबा, पैरामीशियम जो श्वसन क्रिया करते हैं वो त्वचा कह दो या शरीर की सतह द्वारा कह दो, विसरण क्रिया के द्वारा होती है। उसके बाद केंचुए में श्वसन क्रिया त्वचा द्वारा होती है। यह बात मैंने स्टार्टिंग में चित्र में भी दिखाई थी आपको। उसके बाद कॉकरोच व अन्य कीटों में श्वसन क्रिया शरीर पर पार्श्व भाग में उपस्थित श्वास रंध्रों द्वारा होती है। श्वास रंध्र पाए जाते हैं कॉकरोच में और जितने कीट पतंगे हैं उनमें सब में। उसके बाद मेंढक में श्वसन क्रिया फेफड़ों व त्वचा द्वारा, मतलब मेंढक सांस ले सकता है फेफड़ों द्वारा जब वो हवा में है, धरती पे है, और वो त्वचा द्वारा सांस ले सकता है जब वो धरती के अंदर है या पानी में है। उसके बाद मछली में श्वसन क्रिया तो क्लोम या गलफड़ों या गिल्स द्वारा होती है, ये तो बात आपको पता ही है। तो ये जितने क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5, इन 5 में से कोई सा भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन बताया था मैंने आपको, पत्ती की निचली सतह पर छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पर्णरंध्र या स्टोमेटा, और स्टोमेटा द्वारा ही श्वसन क्रिया होती है पौधों में। तो यहां आप लिख सकते हो पौधों में श्वसन क्रिया पत्तियों की निचली सतह पर उपस्थित छिद्रों या स्टोमेटा या पर्णरंध्र द्वारा होती है। और प्रकाश, एक चीज, ये 2 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देख लो। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो में ग्रहण करते हैं पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। प्लस माने ग्रहण करना, माइनस माने छोड़ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षा में, ध्यान रखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को तो ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं पेड़ पौधे। और श्वसन क्रिया दिन व रात दोनों में होती है। पेड़ पौधे सांस तो लेंगे 24 घंटे और श्वसन क्रिया में वो ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। ये था हमारा 8वां चैप्टर। कौन सा था? 8वां चैप्टर था। तो 8वां चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले 7 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। अब मैं कराऊंगा अगला जो चैप्टर आपके सामने आएगा, नोवा आएगा, और एक लेक्चर में एक चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके समझ में आई होंगी सारी बातें। यदि वास्तविकता में आपको समझ में आई हैं सारे पॉइंट, तो वीडियो लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है बेटे, ये चैनल बहुत काम का है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, बाय, टेक केयर।